नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। मेरे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अनीता देसाई के एक बहुत ही ग्रेट नॉवल के बारे में जिसका नाम है अ क्लियर लाइट ऑफ द डे। दोस्तों, हमने इसके कैरेक्टर्स के बारे में इन डिटेल जाना एंड इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के एक टिपिकल फैमिली के बारे में दर्शाते हैं। मींस अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम सबकी फैमिली में ऐसे इंसिडेंट्स होना नॉर्मल है। तो उसी प्लॉट को लेकर अनीता देसाई ने हमारे सामने एक इंडियन फैमिली का पिक्चर शो किया है। आज हम इस प्लॉट की समरी के ऊपर फोकस करेंगे और मैं आप लोगों से पहले भी बता चुकी हूँ कि इस नॉवल को टोटली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले ये नॉवल प्रेजेंट में रहती है और प्रेजेंट टाइम में अभी 1980 का टाइम चल रहा होता है इस नॉवल में। 1980 से फिर ये नॉवल थोड़ी पीछे चले जाती है यानी कि 1947 की तरफ। 1947 से फिर ये नॉवल और पीछे जाती है 1940 की तरफ। देन ये नॉवल फिर से प्रेजेंट में आ जाती है यानी कि 1980 में। ये जो 4 पार्ट में अनीता देसाई ने अपने नॉवल को डिवाइड किया है, शी जस्ट वांट टू शो अस कि जो हमारे लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं उसमें हमें किस तरीके से एक दूसरे के रिलेशन को डील करना चाहिए। एंड इसमें बहुत सारी सिबलिंग्स हैं, 3 फैमिली हैं जिनके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सबसे पहली फैमिली जो है वो है दास फैमिली एंड दास फैमिली पे यहाँ बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट किया है बिकॉज दास फैमिली के जितने भी कैरेक्टर्स हैं दे आर प्लेइंग मेजर रोल इन दिस नॉवल। फिर आती है हमारी मिश्रा फैमिली। मिश्रा फैमिली में जो जया एंड सरला हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं। उनके 3 भाई हैं जिनमें से सबसे यंगेस्ट का नाम है मुल्क, जो कि एक बहुत ही ग्रेट सिंगर है, मगर उसके जो बाकी 2 भाई हैं वो सिर्फ अपना ज़्यादातर टाइम उसका मजाक उड़ाकर ही पास करते हैं। देन हमारी हैदर अली की फैमिली है। हैदर अली जो है वो एक लैंडलॉर्ड है जिसके बहुत सारे प्लॉट्स हैं दिल्ली में और उनके ही एक घर में से मिस्टर दास जो हैं, मिस्टर एंड मिसेस दास भी रहते हैं। यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं मिस्टर दास की फैमिली में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सबसे मेन कैरेक्टर जो है या फिर जिसे हम प्रोटैगनिस्ट भी कहेंगे वो है बिमला। यस दोस्तों, बिमला इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवल एंड ये पूरी नॉवल कहीं ना कहीं घूम फिर कर वापस बिमला की तरफ ही आती है। देन सेकेंड कैरेक्टर दास फैमिली के जो हैं वो हैं राजा। राजा जो हैं वो बिमला से छोटे हैं एंड ही इज़ वेरी रोमांटिक, एम्बिशियस बट एट द सेम टाइम ही इज़ केयरलेस। यानी कि जब उसके परिवार को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उसी वक्त वो अपने फैमिली को छोड़कर चला जाता है सिर्फ अपने विशेस को पूरी करने के लिए। राजा जो है ही इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ उर्दू पोइट्री और हैदर अली उससे मैक्सिमम टाइम अपने घर में इनवाइट करता है टू सी हिज उर्दू कलेक्शन। दोस्तों, अब हम इस नॉवल की समरी के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। 1980, 1947, 1940, देन 1980 अगेन। पहले पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फर्स्ट पार्ट में जो मेजर किरदार निभाने वाले कैरेक्टर्स हैं वो हैं बिमला, राजा एंड बकुल। बकुल जो है मैंने आप लोगों से बताया था कि ही इज़ द हस्बैंड ऑफ तारा। तारा जो है वो जो बिमला की यंग सिस्टर है एंड नाउ शी हैज़ केम टू दास फैमिली। शी इज़ ऑलरेडी मैरिड। अब हम इस नॉवल को बिगिन करते हैं। One morning in 1980, Tara Das wanders around in her childhood home in Old Delhi, feeling nostalgic. तारा एक दिन 1980 की सुबह में अपने ही घर में मीन्स शी इज़ रोमिंग एंड शी इज़ फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। उसे बहुत ही यूजलेस वहाँ महसूस हो रहा है बिकॉज नो फैमिली मेम्बर्स इज़ देयर एट होम। हर सिस्टर बिम इज़ अ टीचर एंड टेक्स केयर ऑफ द हाउस। द टू discuss the old days
तारा हैज़ बीन मैरिड टू बकुल who works in Indian embassy in foreign countries and travels a lot and has 2 teenage daughters. यहाँ जो ये बकुल और तारा हैं इनकी शादी हो जाती है और इनके 2 बच्चियाँ होती हैं. They are having 2 teenage daughters. तारा बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन वो बिम की तरह इंटेलिजेंट नहीं है. एंड शी इज़ माइल्ड मैनर्ड, प्लाएबल एंड डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड. जैसा कि मैंने कैरेक्टर्स की डिटेल में आप लोगों से बताया था, तारा का जो व्यवहार है दोस्तों, उसका व्यवहार इस तरीके का है कि शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ अनलाइक बिम. यानी कि बिम से उसका कंपैरिजन हमेशा होता है बड़ी और छोटी बहनों की तरह. बिकॉज बिम जो है शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड सेल्फ सेंटर्ड. उसे प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास है. मगर तारा ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ हाउस वाइफ एंड मदर, जो कि वो बकुल से शादी करने के बाद बन जाती है. तारा एंड बकुल आर इन टाउन फॉर द वेडिंग ऑफ राजा's डॉटर. यहाँ राजा जो है दोस्तों, मैंने आप लोगों से बताया था कि राजा की शादी हैदर अली की बेटी यानी कि बेनज़ीर से हो जाती है और वो दोनों दिल्ली ही शिफ्ट हो जाते हैं. तो यहाँ तारा और बकुल जो हैं वो राजा की जो डॉटर है उसकी शादी में आए हुए हैं. तो राजा इज़ देयर ब्रदर फ्रॉम होम बिम इज़ एस्ट्रैंग. यानी कि बिम अब राजा से बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है और उसके नाराज़ होने का जो कारण है दोस्तों वो ये है कि राजा ने बिम को एक ख़त लिखा था जिसमें उसने ये कहा था कि वो बहुत ही जल्द जिस घर में वो लोग रह रहे हैं उस घर के रेंट को बढ़ाने वाला है. और एज अ लेटर, एज अ टोकन ऑफ रिमेम्बरेंस, बिम ने उस लेटर को अपने पास संभाल के रखा है और वो जब भी उस लेटर की तरफ देखती है उसे राजा के बारे में याद आता है कि हाउ रूड ही वॉज. द सिस्टर डिस्कसेस द एजिंग हाउस एंड हैव सम टी. वैसे भी घर को बहुत ज़्यादा समय हो चुका है तो अब दोनों ही सिस्टर्स आपस में बैठकर चाय पी रही होती हैं और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन चलता है जिसके दौरान तारा सर्व्स बकुल टी विद अ लिटिल मिल्क. तारा बकुल को थोड़ी सी मिल्क के साथ यानी थोड़ी सी दूध के साथ वो चाय देती है, वो भी अपने कैट को फेड करने के बाद में. मैंने आप लोग से बताया कि ये जो बिम है दोस्तों उससे बकुल बिल्कुल पसंद नहीं होता है. दैट इज़ वाई देयर ब्रदर बाबा कम्स इन. उसे बिल्कुल भी उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, बकुल का सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल पसंद नहीं होता है. दैट इज़ वाई बिम डज नॉट लाइक हिम मच. इसी दौरान बाबा की एंट्री होती है. बाबा जो है दोस्तों वो थोड़ा सा मेंटली अंडर डेवलप्ड है. अब जब बाबा रूम में आता है, ही इज़ अ ग्रोन मैन बट मेंटली स्लो. वैसे देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोन मैन है बट वो मेंटली थोड़ा सा स्लो है. बाबा प्लेज म्यूजिक रिकॉर्ड ऑल डे लॉन्ग विच वरीज तारा. वो दिन भर बैठ के अपने ग्रामाफोन में म्यूजिक सुनता रहता है जिसे देखकर तारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है. शी आस्क बाबा टू गो टू ऑफिस विच ही सैडली डिक्लाइंस. वो अपने छोटे भाई को समझाती है कि उसे ऑफिस जाना चाहिए, उसे कुछ काम करना चाहिए, जिसे वो मना कर देता है. तारा इज सैड लुकिंग एट द स्टेट ऑफ हर ब्रदर एंड डिक्लाइंस बकुल्स इन्विटेशन टू गो आउट. तारा अपने भाई की तरफ देखती है और इन्हीं सारे सीन्स को देखते हुए वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड बकुल जो है वो उसे इनवाइट करता है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं, जिसे वो डिक्लाइन कर देती है. इसी बीच में ये होता है दोस्तों कि जो बाबा का ग्रामाफोन है वो टूट जाता है और इस वजह से बाबा का जो मेंटल कंडीशन है वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि वो भागते हुए स्ट्रीट्स की तरफ जाता है और जितने भी क्राउड्स वहाँ पर होते हैं वो सारे लोग उसे घेर लेते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और रोते हुए वो वापस आता है. बिम एंड तारा डिस्कस देयर ब्रदर राजा एंड हिज मैरिज टू द डॉटर ऑफ हैदर अली देयर लैंडलॉर्ड. अब बिम और तारा जो है वो दोनों अपने भाई की जो बेटी है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं एंड दे हैव सॉर फीलिंग्स. यानी कि उनके मन में उन्हें लेके बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, काफ़ी बुरी फीलिंग इसलिए है क्योंकि राजा जो है द टू ऑफ होम यूज टू बी वेरी क्लोज बट बिम शोज तारा लेटर. यस दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बता दिया है कि राजा जो है वो बिम को एक लेटर लिखता है जिसमें वो घर का रेंट बढ़ाने के बारे में बात करता है. आफ्टर हैदर अलीज
डेथ, जैसे ही हैदर अली का डेथ होगा, ही विल चार्ज हर द सेम रेंट एज देयर पेरेंट्स वे चार्ज। हैदर अली के डेथ के बाद वो उन्हें यानी कि बिम को उतना ही रेंट चार्ज करेंगे जितना रेंट उसके माता पिता यानी कि मिस्टर और मिसेस दास दे रहे होते हैं। यही सारी चीज़ें राजा ने उस लेटर में मेंशन की होती हैं। अब दोस्तों बात यह है कि बिम को उसका जो टोन है, मीन्स उसका जो वे ऑफ राइटिंग है, वो देखकर काफ़ी इंसल्ट महसूस होता है और उसे लगता है कि ये राजा काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट हो गया है। शी कीप्स द लेटर। मैंने आप लोगों से बताया कि उस लेटर को वो तब तक संभाल कर रखती है जब तक वो राजा को माफ़ नहीं कर देती। अब दोस्तों आगे ये होता है कि उसी इवनिंग को जो मिश्राज हैं, ये जो तारा है ये मिश्रा सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा घुली मिली रहती है क्योंकि वो उनके नेबर्स होते हैं, तो उसी इवनिंग को वो मिश्रा के घर भी जाते हैं। द मिश्राज वेर ए रिच फैमिली फॉलन इनटू हार्ड टाइम्स। वैसे तो जो मिश्रा थे दोस्तों वो काफ़ी रिच हुआ करते थे, लेकिन उनके बेटों के कारण यानी कि उनके अनएम्प्लॉयड बेटों के कारण जो कुछ भी नहीं करते और दिन भर घर पर ही बैठकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सिर्फ पास करते हैं, इस वजह से अब उनकी हालत पहली जैसी नहीं रही है। इट मीन्स ड्यू टू देयर सन्स डिबॉची वाइसेस एंड लेजीनेस देयर स्टेट इज नॉट फाइनेंशियली गुड नाउ। अब इनकी जो बहनें हैं वो भी अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी हैं एंड दे आर वर्किंग हार्ड टू फीड देयर फैमिली। बट देखा जाए तो जो सबसे छोटा बेटा है यानी कि मुल्क कज़स असीन, वहाँ पर उसने कुछ अपने बैंड ऑफ म्यूजिशियंस को बुलाया हुआ रहता है दोस्तों, और वो लोग उस दिन नहीं आते हैं, इसलिए मुल्क जो है वो एक सीन क्रिएट कर देता है और उसके टेम्पर को रियलाइज़ करते हुए बकुल तारा से इशारे में कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। Back at the house, Bim speaks of seeing a spectre of their Aunt Meera after she died, and the two sisters talk of the partition of India and Pakistan and of the events that followed. किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन होता है दोस्तों। अभी हम यहाँ पर हमारा जो पार्ट 1 है वो ख़त्म होने वाला है। इट मीन्स ऑलमोस्ट इट हैज़ एंडेड। अब हम आगे बढ़ेंगे 1947 की तरफ, यानी कि इस नॉवेल के सेकंड पार्ट की तरफ। इस नॉवेल की जो सेकंड पार्ट जो है दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में दंगे हो रहे हैं, बिकॉज आप लोगों को ये पता है कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था और इसी वजह से वो जितने भी सो फ्रेंड्स अब ये नॉवेल बढ़ती है सेकंड पार्ट की तरफ। 1947, Bim and Raja are closer to each other than rest of the siblings. Raja hero worships Hyder Ali, their landlord and neighbor. यहाँ जो राजा एंड बिम हैं ये दोनों ही सिबलिंग्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, मगर राजा जो है उसे हैदर अली बहुत पसंद होता है जो कि उनका नेबर होता है। एंड गिवन हिज एप्टीट्यूड फॉर उर्दू ही इन्वाइटेड फ्रिक्वेंटली टू देयर हाउस टू ब्राउज अमंग द वास्ट कलेक्शन ऑफ उर्दू पोइट्री। उसे उर्दू पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए वो ज़्यादातर अपना समय हैदर अली के घर पर ही बिताता है। He takes to going there frequently and earning disapproval from his parents, aunt and Bim. Bim को उसके आंट मीरा मौसी को और उसके पेरेंट्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है कि वो हैदर अली के घर पर जाए, बट स्टिल उसकी जो उर्दू पोइट्री की जो चाह होती है वो उसे वहाँ खींचकर ले जाती है। He begins to compare the two household and begins to detest his own. वो हमेशा हैदर अली के घर के साथ अपने घर को कंपेयर करता है और कहीं ना कहीं ये भी मानता है कि वो उनके मुकाबले काफ़ी कम है। He takes Urdu as his primary language in school instead of हिंदी। उसे उर्दू का इतना ज़्यादा शौक होता है दोस्तों कि वो हिंदी की जगह प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पे वो अपने स्कूल में उर्दू को ही सिलेक्ट करता है। अगेंस्ट हिज फैमिलीज विशेस, जो कि उसकी फैमिली के विश के खिलाफ होता है। ही यर्न्स टू गो टू जामिया मिलिया कॉलेज नोन फॉर हिज इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इस्लामिक कल्चर। जामिया मिलिया कॉलेज के बारे में हम सब लोग जानते हैं दोस्तों कि ये उर्दू के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, मगर वहाँ पर 1947 का टाइम चल रहा होता है और
इंडिया एंड पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में एंड और भी बहुत सारी कोलोनिज्म के बारे में बहुत लोग एक दूसरे से भेदभाव रखते हैं और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है राजा के विशेष के ऊपर, यानी कि उन्हें हमेशा अपने विशेष को ही कुर्बान करना पड़ता है। और मिस्टर दास जो है फाइनली टेल्स हिम दैट इट इज़ अनसेफ फॉर अ हिंदू बॉय टू स्टडी इस्लामिक कल्चर। इस्लामिक कल्चर स्टडी करना एक हिंदू बॉय के लिए, वो भी इस ट्रबल्ड टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। इसलिए राजा डज नॉट नो हाउ टू रिफ्यूट दिस एंड ही एनरोल्स एट द हिंदू कॉलेज, और वो अपने पापा की बात को मानते हुए हिंदू कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। After that, Bim, Raja, Tara and Baba are not particularly close to their parents, who are rarely at home. उनके पेरेंट्स जो होते हैं दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस दास, अपना ज़्यादातर टाइम बाहर क्लब में ही ब्रिज खेल कर बिताते हैं। उन्हें ज़्यादातर अल्कोहल लेने का शौक होता है एंड इसी वजह से वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। अब वन डे देयर मदर फॉल्स इन एंड डाइज इन हॉस्पिटल। एक दिन उनकी जो माता है उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ होता है। दे आर नॉट वेरी अफेक्टेड बट देयर आंट टेक्स टू ड्रिंकिंग आउट ऑफ स्ट्रेस। बच्चों को तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन उनकी जो आंट होती हैं मीरा मौसी, उनका जो है डेथ हो जाता है क्योंकि उन्हें ब्रांडी पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। एंड देयर फादर ऑल्सो डाइज इन एन एक्सीडेंट एंड राजा इज स्ट्रिकन विद ट्यूबरक्लोसिस। उनके जो फादर होते हैं वो किसी से मिलने जा रहे होते हैं और इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ जो राजा है इससे ट्यूबरक्लोसिस नाम की एक डिजीज़ हो जाती है। ही इज क्वेयरलेस एंड मिजरेबल एंड बिम इज फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज ऑब्सेशन विद द एलिस। एलिस जो है एक ग्रुप है जिन्होंने उस वक्त रियट्स में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे थे और इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एलिस ग्रुप का ही था। तो इस वजह से ही बिम इन ग्रुप से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड राजा इज पर्टिकुलरली डिस्ट्रेस्ड व्हेन द एलिस फ्री टाउन ड्यू टू रियट्स एंड फायर रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्टीशन। काफ़ी ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्टिंग एंड बहुत ज़्यादा टेररिज्म हो रहा होता है इन्हीं रियट्स की वजह से, क्योंकि एलिस जो है ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिन्हें पसंद कोई भी वहाँ नहीं करते हैं। तारा स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम विद मिश्रा सिस्टर। Tara spends more time with Mishra sister, whom Bin finds unambitious. मिश्रा सिस्टर जो हैं जया और सरला, इन दोनों के साथ तारा का मैक्सिमम टाइम गुजरता है जिन्हें कि बिम बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तारा मीट्स बकुल देयर एंड इज लव स्ट्रक। तारा की मुलाकात वहाँ बकुल से होती है एंड देन इन दोनों की शादी हो जाती है। देन डॉक्टर बिस्वास जो हैं, हु फ्रिक्वेंटली मिनिस्टर्स टू राजा एंड आंट मीरा, begins to infatuated with बिम। डॉक्टर विश्वास को बिमला बहुत पसंद होती है एंड वो उसे एक कॉन्सर्ट में भी इनवाइट करते हैं। शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है और कहीं ना कहीं इन दोनों की मुलाकात उनकी जो मदर है उनसे भी होती है, मगर लास्ट में बिम को ये रियलाइज़ होता है कि उसे मैरिज जैसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राजा इज रिक्वायर्ड टू टेक ओवर हिज फादर्स बिजनेस। वैसे तो राजा को अपने फादर के डेथ के बाद उनका बिजनेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, जिसे राजा कैरी फॉरवर्ड करने से रिफ्यूज कर देता है, यानी कि मना कर देता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू हैदर अली हु हैज़ लेफ्ट फॉर हैदराबाद। गिवन द कम्युनल टेंशन, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होने के कारण हैदर अली जो है वो हैदराबाद की तरफ चला जाता है। ऑन राजा's इंसिस्टेंस बिम गोज टू हैदर अलीज हाउस टू सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन। राजा काफ़ी इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है और वो बिम से रिक्वेस्ट करता है कि वो हैदर अली के घर पर जाए और देखे कि वहाँ क्या हो रहा है। बाबा सीज द डॉटर्स ग्रामाफोन। इसी दौरान बाबा जो है वो बिम का ग्रामाफोन लेकर रिकॉर्ड करता है और उसे उसका ग्रामाफोन इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो उसे लेके ऑब्सेस्ड हो जाता है, यानी कि पागल हो जाता है। दे ब्रिंग द ग्रामाफोन अ डॉग एंड अ सर्वेंट बैक विद देम। और इसी तरीके से बकुल की जो शादी है वो तारा के साथ हो जाती है और ये दोनों जाके फॉरेन यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं। आंट मीरा ग्रोज वर्स एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ एम्बैरसिंग एक्सीडेंट डाइज इन हर बेड। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि ये जो आंट मीरा हैं इन्हें बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने की आदत होती है और इन्हीं आदतों की वजह से वो लास्ट में कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो जाती है। शी इज़ बरीड विथ हर ओनली साड़ी। नाउ
दैट हिज हेल्थ इज इम्प्रूव्ड। अब राजा की जो यहाँ हालत है उसके हेल्थ में सुधार आ जाती है और वो हैदराबाद के लिए निकल जाता है। बाबा एंड बिम आर लेफ्ट टुगेदर। अब घर पर बच गए सिर्फ और सिर्फ बाबा और बिम, बट दे आर प्लीज विद द डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ बिम को ये समझ नहीं आता कि राजा ने इस दौरान सिर्फ और सिर्फ अपने खुद की ख्वाहिशों के लिए अपने फैमिली को छोड़ दिया और अब वो बाहर जाकर हैदर अली के साथ रह रहा है। सो इस स्ट्रेस से वो कहीं ना कहीं अपने आप को बाहर निकालना चाहती है मगर फिर भी निकल नहीं पाती है। सो इसी दौरान हमारा जो पार्ट 2 है यानी कि 1947 से ये नॉवेल शिफ्ट होती है 1943 की तरफ। यहाँ नॉवेल का पार्ट 3 स्टार्ट होता है जहाँ की मिसेस दास जो हैं उन्होंने बाबा को जन्म दिया है जो कि एक अनएक्सपेक्टेड चाइल्ड है एंड ही बिगिंस एग्जिबिटिंग सम ग्रोथ डिफेक्ट्स। जैसे जैसे उसका ग्रोथ होता है वहाँ मिसेस दास को ये रियलाइज़ होता है कि उनका जो चाइल्ड है वो एबनॉर्मल है यानी कि मेंटली अनस्टेबल है। उसका ध्यान रखने के लिए वो आंट मीरा को बुलाती हैं। अब ये जो आंट मीरा है ना दोस्तों वो एक कज़न है जो कि बहुत ही दूर रहती है एंड वो काफ़ी अर्ली एज में यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपनी टीनेज में वो 14 इयर्स की होती है दोस्तों जब वो विडो हो जाती है और उसे घर पर सिर्फ एक अनपेड मेड की तरह ही रखा जाता है एंड शी वॉज डीम्ड अनफिट फॉर मैन ऑफ हर हाउस होल्ड। आंट मीरा डिस्पोजेबल टू हर इन लॉज फॉर होम शी वॉज फोर्स्ड। उसे हमेशा फोर्स किया जाता है कि कहीं ना कहीं वो ही जिम्मेदार है अपने हस्बैंड के डेथ के लिए और उसे हमेशा घर का देखभाल करना होगा। The children are skeptical but they all begin to love each other. She became a parental figure for children as their parents hardly cared for them. उनके पेरेंट्स जो हैं मिस्टर और मिसेस दास वो ज़्यादातर अपना समय क्लब में बिताते हैं तो यहाँ जो मीरा मासी हैं शी इज़ नॉट लेस देन अ मदर, वो उनका ख्याल रखती है। आंट मीरा हैड द पेरेंट्स बाय अ काउ फॉर फ्रेश मिल्क। आंट मीरा की शादी के दौरान उनके पेरेंट्स ने उनके लिए एक काउ गिफ्ट में दिया था बट बाद में एक सर्वेंट की गलती के कारण वो जो काउ होता है दोस्तों वो कहीं ना कहीं जाकर एक नियर बाय वेल जो कि एक गार्डन में होता है वहाँ गिर जाता है और इस वजह से इस इंसिडेंट से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है आंट मीरा। Then Tara develops as a different anxious child while Bim and Raja flourish। यहाँ पर तारा जो है वो काफ़ी अलग है बिम और राजा से। तारा is haunted by her childhood incident like shooting of a rabid dog। वो उसके बचपन में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं दोस्तों जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है यानी कि उसकी एक टीचर होती है जिसकी शादी फॉरेनर से हो जाती है, इस वजह से उसे निकाल दिया जाता है एंड एक डॉग के मरने से भी वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। बिम हु डज वेल एट स्कूल एंड डिफेंस द प्रिंसिपल in her firing of the teacher becomes a figure of resentment for तारा। तारा को स्टडीज़ भी पसंद नहीं होता है और स्टडी करने वाले लोग भी पसंद नहीं होते हैं। That is why she is liking Bim very less. And as Raja grows up, Tara and Bim spend more time together but their relationship has many fractures। यानी कि राजा जो है राजा बड़ा हो रहा है, तारा एंड बिम जो हैं वो दोनों के बीच में रिश्ते तो अच्छे होते हैं मगर उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर्स होते हैं दोस्तों। फ्रैक्चर्स का मतलब यहाँ ये है कि उतना अच्छा रिलेशन नहीं होता है, ज़्यादातर उन दोनों का झगड़ा होता है एंड दे ऑल आर हैविंग सम जेलसी एंड सम इश्यूज रिगार्डिंग ईच अदर। तारा abandons Bim twice in minor event, first in the midst of a bee attack and then when Bim forced her to smoke while they dressed up in Raja's pant। पहली बार तो ये होता है दोस्तों कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि एक बी अटैक हो रहा होता है, उस वक्त तारा जो है वो बिम को 2 बार बचाती है लेकिन बिम जो है वो उसे फोर्स करती है स्मोक करने के लिए व्हेन दे वेर डूइंग सम एक्शन मीन्स सम स्किट और ड्रामा दे वेर डूइंग। होता है ना दोस्तों जब हम छोटे बच्चे होते हैं उस वक्त हम लोग भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं और जब हम घर पर रिहर्स कर रहे होते हैं at that time तारा was playing a male figure, एक masculine figure वो play कर रही होती है, she was playing the part of a male member। तो
यहाँ बिम उससे फोर्स करती है, इंसिस्ट करती है कि उसे राजा के पैंट्स पहनने होंगे, एंड जैसा कि मेल जो होते हैं वो स्मोक करते हैं, उसे भी स्मोक करना चाहिए। मगर तारा हैज़ अ ट्रबल फॉरगेटिंग when Bim cuts off Tara's hair, promising her that she will grow curls afterwards. यहाँ तारा और एक इंसिडेंट से बिम से नाराज हो जाती है। बिम ने तारा के सारे बाल कट कर दिए होते हैं दोस्तों, और इसी वजह से उसे प्रॉमिस भी किया होता है कि बाद में वो उसकी कर्ल्स बनाएगी, जो कि वो नहीं करती है। और इसी तरीके से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर तारा जो है शी बिगिंस टू ग्रो अपार्ट फ्रॉम हर सिबलिंग्स, वो धीरे धीरे अपने सिबलिंग्स से दूर होती जाती है, और जया और सरला जो कि मिश्रा सिस्टर्स हैं उनके काफ़ी क्लोज चली जाती है। एंड द मिश्रा सिस्टर्स ट्रीटेड हर काइंडली, वो भी उसी की तरह होते हैं, यानी कि दे आर ऑल्सो लेस एम्बिशियस एंड दे फ्रिक्वेंटली टेक्स हर आउट टू द क्लब्स एंड अदर प्लेसेस। वो उसे ज़्यादातर क्लब्स में और बाकी प्लेसेस में ले जाते हैं घूमने के लिए। एट द marriage parties, Bim tells Tara she disapproves of Mishra girls marrying without proper education. She asserts that she doesn't intend to marry. वो ये कहती है कि उसे शादी जैसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड जो जया और सरला है ये दोनों मिश्रा सिस्टर्स हैं, दे आर वेरी लेस एजुकेटेड एंड वो काफ़ी अनएम्बिशियस है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट 3 है यहाँ पर एंड हो जाता है दोस्तों। अब पार्ट 3 यानी कि 1940 में जब सब बच्चे छोटे थे उस वक्त उनके लाइफ में कौन से इंसिडेंट होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब ये जो नॉवेल है दोस्तों ये फिर से आ जाती है हमारे प्रेजेंट में यानी कि 1980 में। यहाँ तारा समझा रही होती है बिम को कि तुम्हें अब राजा को माफ़ कर देना चाहिए, बिकॉज शी ऑल्सो लर्न्स दैट बिम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो कितनी ज़्यादा फाइनेंशियली अनस्टेबल है एंड शी इज़ अलोन, अ वुमन हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ हिज youngest brother Baba, and Bim grows restless and angry and begins to snap at everyone, particularly when a letter from her father's company comes about financial decision. Yes दोस्तों, मिस्टर और मिसेस दास की डेथ के बाद अब काफ़ी सालों बाद बिम जो है उनके ऑफिस से एक लेटर आता है जिसमें कुछ फाइनेंशियल डिस्प्यूट के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसे पढ़ के बिम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। शी इज़ एंग्री एट राजा, राजा को लेकर उसका जो गुस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज़ यहाँ जो है बाबा वो काफ़ी अनस्टेबल है, उसे उसका ख्याल रखना पड़ता है। तारा एंड बकुल ट्राई टू कन्विंस बिम, वो उन दोनों को कन्विंस करना चाहते हैं, दोनों मिलकर बिम को कन्विंस करते हैं, बट एटलीस्ट बकुल भी ये कहता है कि तुम्हें अब राजा को माफ़ कर देना चाहिए, बट बिम इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। द स्वेल्टरिंग नाइट बिफोर द वेडिंग बिम रियलाइजेस दैट शी हैज़ बीन टेकन हर एंगर आउट ऑन बाबा। कहीं ना कहीं उसे ये रियलाइज होता है कि वो अपना सारा गुस्सा अपने भाई जो कि मेंटली अनस्टेबल है बाबा उस पर निकाल रही है, एंड दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल, बिकॉज अगर कोई मेंटली वीक है तो हमें उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। ये कहीं ना कहीं रियलाइज होता है बिम को आफ्टरवर्ड। शी बिगिन टू थिंक डीपली अबाउट हर सिबलिंग एंड हाउ टाइटली देयर लाइव्स आर इंटरवोवन। फिर वो कहीं ना कहीं गहराई में इस बात को जाकर समझती हैं कि उनकी जो लाइफ है वो एक दूसरे से किस तरह से बंधी हुई है। आफ्टर लुकिंग थ्रू सम ऑफ द राजाज ओल्ड पोएम, उसे कुछ ओल्ड पोइट्री, उर्दू के ओल्ड पोइट्री दिखाई देते हैं जिसे देखकर उसकी यादें बचपन की ताज़ा हो जाती हैं। एंड फ्रॉम एन इंडियन सागा शी फाइंड्स दैट शी कैन फॉरगिव राजा, आफ्टर ऑल शी इज़ ओवरकम बाय अ सेंस ऑफ होलनेस एंड पीस। यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो वो राजा को माफ़ करने के लिए तैयार हो जाती है। द नेक्स्ट डे बकुल और तारा जो हैं वो राजा की जो बेटी है उसकी शादी के लिए आए हुए थे दोस्तों, जो कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट यानी कि 1980 के पार्ट में रिवील किया था। एंड नाउ हु हैड अराइव्ड रिसेंटली प्रिपेयर टू डिपार्ट फॉर वेडिंग, वो अब शादी के लिए निकल रहे होते हैं। एंड एज तारा लीव्स फॉर द वेडिंग बिम टेल्स हर दैट वाइल शी एंड बाबा आर नॉट कमिंग टू द वेडिंग बिकॉज दे डू नॉट लीव द हाउस एनी मोर, शी वुड लव इफ राजा केम बैक हियर एंड ब्रॉट द होल फैमिली। बिम उससे ये कहती है तारा एंड बकुल से कि उसे काफ़ी अच्छा लगता अगर राजा आकर
अपनी पूरी फैमिली को वहाँ लेकर जाता। दैट इवनिंग बिम एंड बाबा अटेंड अ कॉन्सर्ट एट मिश्रा गार्डन। मिश्रा गार्डन में एक कॉन्सर्ट हो रहा होता है जो कि मुल्क के द्वारा भी हो रहा होता है, और उसी कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए बिम एंड बाबा जाते हैं। बिम रियलाइजेस दैट फैमिलीज डिस्पाइट देयर डिस्प्यूट्स इवेंचुअली कम टुगेदर, और यहाँ इस नावल का एंड हो जाता है, यानी कि इस नावल का अंत हो जाता है दोस्तों। बिम को कहीं ना कहीं एट लास्ट ये लगता है कि हमें अपने लाइफ में सबको माफ़ कर देना चाहिए, एंड स्पेशली द रिलेशंस विच आर देयर इन आवर फैमिली, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए सपोर्टिव भी होती हैं। सपोर्ट इसलिए होती हैं क्योंकि दोस्तों ऐसे भी लाइफ में कई बार टाइम आता है जब हमें कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड नाउ शी इज़ फाइनेंशियली अनस्टेबल, उसे राजा की ज़रूरत भी है। एंड बाबा इज़ ऑल्सो वेरी मच अनस्टेबल मेंटली, और उसे भी कहीं ना कहीं राजा की ज़रूरत है। सो एट लास्ट ये नावल यहीं पर दोस्तों एंड हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नावल। इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एंड 4 पार्ट्स में डिफरेंट पार्ट्स में इन बच्चों के लाइफस्टाइल के बारे में हमने जाना, हाउ दे बिकेम मोर ओल्डर, फिर इन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ में एक टर्न लिया, एंड एट लास्ट फैमिली की क्या वैल्यूज़ होती हैं, उस पर आकर हमने इस नावल को ख़त्म किया। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के MEG 7 के नैरेटिव टेक्निक्स के बारे में, जो कि इसी नावल से रिलेटेड है। तब तक के लिए प्लीज़ let me go, and I will be back with a new content for my video. तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए, and please wait for my next video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।